हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ड्रेनेज सिस्टम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अभी तक हम जो ड्रेनेज सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका प्रायद्वीपी नदी तंत्र अर्थात पेनिसुलर रिवर सिस्टम और दूसरा आपका हिमालय नदी तंत्र अर्थात हिमालयन रिवर सिस्टम। तो हमने स्टार्ट किया था हिमालयन रिवर सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हिमालयन रिवर सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया है, तीन बड़े नदी तंत्र में बांटा गया है। पहला हमारा सिंधु नदी तंत्र जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि हमारा आज का टॉपिक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार हिमालय नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अर्थात ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र एक इंटरनेशनल रिवर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि एक से अधिक देशों में बहती है। जैसे कि आपका ये तिब्बत क्षेत्र चाइना में, भारत में, बांग्लादेश में, तो ये इंटरनेशनल रिवर है। तो आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मैंने उसको ड्रॉ किया है और यहाँ पर इसका एक व्यू दिया है, जैसे कि मैंने आपको इंडस रिवर में दिया था कि कैसे ये भारत के किस हिस्से में बहती है। अगर आप ऊपर से देखें तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ठीक है। ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये आपकी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। इसके बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, या इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर पूर्व में बहती है। आप देख सकते हैं मानसरोवर झील लिखना है, तो मानसरोवर झील से इसका उद्गम हुआ, तिब्बत में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और भारत में सिर्फ दो स्टेट अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती हुई फिर प्रवेश करती है बांग्लादेश में, और फिर सीधे यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी में समापन हो जाता है ये ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ये आपका एक इमेज बन गई। अब इसी को अगर जूम देखें तो ये पूरा इसका तंत्र बनता है। इसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी जो तंत्र बनाती है, जो मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा, सबसे पहले अब जैसे मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी कोडिंग बता देता हूँ। एक कलर कोडिंग होती है, जैसे कि आपको ये पता रहे कि हाँ, ये आपको ईजिली इसको आप रिकॉग्नाइज कर पाएँ, ठीक है। और जब आप भी प्रैक्टिस करें इसको तो कलर कोडिंग करके ही इसको मैप से पढ़ें। देखिए जो रेड कलर में बनी है पूरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप देख सकते हैं पूरा ये रेड कलर में बनी है, और यहाँ पर इसका कई धाराओं में डेल्टा बनाते हुए समापन हो गया। तो लाल कलर में जो है ये मेन ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर में दिख रही है आपको, काले कलर में जो लाइनें दिख रही हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। क्या है इसकी? ये सहायक नदियाँ हैं अर्थात इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर? फिर हम बात करें जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये गंगा रिवर है। ये इसकी सहायक नदी नहीं है, ये एक बड़ी नदी जब दो आके मिलती हैं तो उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं या। तो ये जो छोटी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां ये ब्लैक में बनी है, और ये ब्लू कलर में लिखा है ये गंगा, ये दूसरी नदी है जो बड़ी नदी आके इसमें मिली है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये एक दूसरी नदी है, ठीक है, म्यांमार की इरावदी, ये अलग रिवर है। फिर आप देखेंगे मैंने इसमें कहीं कहीं ब्लॉक्स छोड़े हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने सिंधु रिवर में ऐसा ब्लॉक्स नहीं बनाए थे, पर जो ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं वाइट में, वाइट के ये बीच में, तो ये जैसे कि जो आइलैंड्स बनते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई सारे द्वीप या आइलैंड बनते हैं, ये इसीलिए मैंने जानबूझकर ये ब्लॉक्स छोड़े हैं, ठीक है, ये वाइट कलर के। फिर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ये बैरियर टाइप बनाया, दिख रहे हैं कांटेनुमा, ये आपका, तो ये बैरियर बोल सकते हैं, बैरिकेड्स बोलते हैं। तो ये मैंने बनाया है पार्टीशन के लिए, ताकि आप पार्टीशन इजीली समझ पाएं। यहाँ से यहाँ तक का जो बनाया है ये पूरा तिब्बत रीजन का, लिखा है तिब्बत रीजन का है। फिर ये मैंने ब्लॉक बनाया है, यहाँ से इंडिया शुरू हो जाता है, और इंडिया का कौन सा स्टेट शुरू होता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ब्लॉक दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश है। फिर ये ब्लॉक से लेके ये एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये असम है, पूरा ये असम लिखा है। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है, इसके बाद शुरू हो जाता है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये पूरा बांग्लादेश है, कहाँ तक? इसके बाद से बांग्लादेश शुरू होता है, यहाँ पर इसके बाद से, और यहाँ पर इसके बाद से, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसके इस साइड वेस्ट बंगाल है, इंडिया, ठीक है। तो इसके इधर से शुरू बांग्लादेश होता है, इसके इधर से और इसके इधर से, तो ये पूरा बांग्लादेश बना है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कहाँ से बांग्लादेश शुरू हुआ है, कहाँ से इंडिया शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको बनाया है। क्लियर है? तो ये इसलिए समझना जरूरी है कि आपको समझ में भी आए, पर ना आप सोचे पता नहीं ये क्या है ये। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं
ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा कोर्स बताऊंगा, ठीक है, कोर्स अर्थात उसका पूरा जीवन चक्र बताऊंगा कि कहाँ से बहती है, कौन कौन सी सहायक नदियाँ आके इसमें मिलती हैं, उसके बाद इसके उद्गम समापन में पढ़ेंगे, फिर इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर हम इसकी सहायक नदियों पर आएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील, मैंने आपको पढ़ाया था सिंधु नदी में भी, ठीक है। तो मानसरोवर झील जो कि कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है, कैलाश पर्वत जहां पर भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है पुराणों में, तो कैलाश पर्वत पर ही मानसरोवर झील स्थित है। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो इसी के लिए जाते हैं, ठीक है। तो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील स्थित है, वहीं पर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चोमयानडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर। कई जगह बुक्स में आपको आंगसी ग्लेशियर मिलेगा, पर कई जगह आपको चोमयानडुंग मिलेगा। एक्चुअल में ये लैंग्वेज का फर्क है, जैसे कि सांगपो नदी को बोलते हैं तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इसको इंडिया में, वैसे उस ग्लेशियर को चोमयानडुंग बोलते हैं वहां लोकली लैंग्वेज में, और आंगसी इसका ग्लोबल नेम है। क्लियर? तो चोमयानडुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर दोनों ही याद रखना, विशेषकर ये आता है एग्जाम में आंगसी ग्लेशियर। क्लियर? ग्लेशियर अर्थात हिमनद। तो इसका उद्गम या ओरिजिन कहां से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील के पास कौन सा ग्लेशियर? आंगसी ग्लेशियर या चोमयानडुंग ग्लेशियर से होता है। और ये कौन सा रीजन में है? ये सब तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है। फिर ये नदी, एक और गौर करने वाली बात है कि जब इसका उद्गम होता है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। तिब्बत में जब इसका उद्गम होता है इसका नाम क्या है? सांगपो, ठीक है, या चाइनीज में या मंदारिन में बोलते हैं उसको यारलुंग जांगपो। क्या बोलते हैं? यारलुंग जांगपो, या मोस्टली नाम ही मिलता सांगपो नदी, ठीक है। तो चोमयानडुंग ग्लेशियर से मानसरोवर झील के पास ये सांगपो नाम से इसका उद्गम होता है, और ये पूरे तिब्बत में सांगपो नाम से ही बहती है। लगभग 1600-1650 किलोमीटर ही पूरे तिब्बत में हिमालय के समांतर अर्थात पैरेलली बहती है। किस नाम से? सांगपो नाम से ही बहती है, ठीक है, ये आपका सांगपो नाम याद रखना। और इसी नाम से ये बहती है हिमालय के समांतर या पैरेलली। इसके बाद यहाँ पर ये बहते हुए जब ये भारत, ये अपने किस दिशा में बह रही है? ये अपनी पूर्वी दिशा में बहती है, ठीक है, ईस्ट में बहती है। फिर ये जो बैरियर दिख रहा है यहाँ पर तिब्बत खत्म हो जाता है, यहाँ शुरू होता है भारत। तो जैसे ही ये तिब्बत से एक बिल्कुल यू टर्न लेती है, ये इसी को बोलते हैं हेयर पिन बेंड, बताया था मैंने, हेयर पिन बेंड ये होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं हेयर पिन बेंड, या इसी को क्या बोलते हैं? यू टर्न, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक घाटी है, ये वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, नामचा बरवा। क्या नाम है उसका? नामचा बरवा। तो नामचा बरवा की पहाड़ियों पर एक ये यहाँ से यू टर्न लेती है, और आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर आई, ठीक है। यहाँ तो ये एक ही धारा में बह रही है समांतर एकदम स्टिल में, और फिर ये जैसे ही यहां से यू टर्न लेती है तो ऊपर से एकदम नीचे, पहाड़ से नीचे की ओर आती है। क्लियर? तो नामचा वर्मा की घाटी को काटते हुए ये वहां पर एक सियांग गॉर्ज का निर्माण करती है। ये कई जगह बुक्स में मिलता है नामचा वर्मा गॉर्ज। तो नामचा वर्मा की घाटी पर ये नामचा वर्मा गॉर्ज का निर्माण करती है और फिर प्रवेश करती है ग्रेटर हिमालय में, ठीक है, फिर प्रवेश करती है ग्रेटर हिमालय में। और मैंने आपको बताया था हिमालय के पासेस में कि यांगयाप एक पास है। कौन सा पास है? यांगयाप दर्रा या यांगयाप पास। तो यांगयाप दर्रे या यांगयाप पास से ये भारत में प्रवेश करती है, उसी के निकट से ग्रेटर हिमालय में, और ग्रेटर हिमालय अर्थात वृद्ध हिमालय में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करती है कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। किस में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ही ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसका नाम बदल कर क्या जाता है? यहां पर इसको सियांग या दिहांग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका सांगपो नाम यहां पर नहीं है, इसका नाम क्या पड़ जाता है? सियांग। जब ये भारत में प्रवेश करती है कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और फिर ये आगे चल के इसको दिहांग नाम से भी जाना जाता है। यहां पर बात करें तो नामचा वर्मा से में जब ये गॉर्ज का निर्माण करती है, इसके बाद ये आगे की ओर निकलती है और यहीं पर एक पासी घाट पड़ता है। क्या पड़ता है? पासी घाट। तो पासी घाट से आगे की ओर बहती है और लगभग आपने सदिया, ढोला सदिया ब्रिज का नाम सुना है, तो सदिया के निकट बात करें तो सदिया के निकट ये यहां पर इसमें असम की घाटी में प्रवेश करती है, ठीक है। ये पूरा असम घाटी है, तो सदिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है और ये आगे की ओर नीचे तीव्र ढलान में बहती है। ऊपर देखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएगी गाज का निर्माण करते हुए, तो एकदम तीव्र अर्थात फास्ट फ्लोइंग रिवर है। और फिर यहां पर इसमें दो सहायक नदियां आगे मिलती है अरुणाचल में ही, एक दिवांग और एक लोहित, ठीक है। एक दिवांग और एक लोहित। एक चीज इसमें आप याद रखना कि दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है दूसरा, जबकि दिवांग इसकी सहायक नदी है। क्लियर? जो ब्लू कलर में लिखे हैं ब्रह्मपुत्र के ही अलग अलग नाम लिखे हैं।
तो सियांग या दिहांग नाम से जब अरुणाचल में बहती है तो इसमें दो सहायक नदियां आके मिलती हैं, देवांग और लोहित नदी आकर मिलती है इसमें। क्लियर? और ये दोनों नदियां कैसे मिलती हैं, और जब यहां पर ब्रह्मपुत्र तीव्र गति से बहती है और फिर ये यहां पर दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश खत्म हो गया, और जैसे ही लोहित नदी इसमें मिलती है तो लोहित नदी के मिलने के बाद, इससे संगम के बाद जब ये सदिया से निकलती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम पड़ जाता है इसका? ब्रह्मपुत्र, जिस नाम से हम इसको जानते हैं। और असम में ये ब्रह्मपुत्र नाम से ही बहती है। पूरे के पूरे असम में किस नाम से बहती है? ब्रह्मपुत्र नाम से। ठीक है, ये आपको यहां से ब्रह्मपुत्र प्रवेश कर गई। अब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, अब क्योंकि ये तीव्र ढलान से ऊपर से नीचे की ओर बहती है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को अपर्दन के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? अपर्दन या रिवर इरोजन या इरोजन के लिए जाना जाता है, सॉइल इरोजन के लिए, क्योंकि ये पहाड़ों से तेज गति से नीचे की ओर बहती है तो कई सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी आता है उसको बहाकर ले जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी अपने अपर्दन के लिए जानी जाती है। क्लियर? अपने इरोजन के लिए। फिर ये मैदान में प्रवेश करती है असम घाटी में। असम घाटी में बहती है तो इसमें कई जगह अब इसमें बैंड पड़ते हैं, ऐसे मिएंडर्स बनाती है नदी। और क्योंकि ये घाटी में बहती है तो घाटी में कई जगह मिएंडर्स बनते हैं और इसमें कई जगह रेतीले छिछले शैल बनते हैं। क्या बोलते हैं? रेतीले छिछले शैल। तो ये नदी कई बार ऐसे निकलती है और दो भाग में बट के फिर आगे जाके फिर मिल जाती है आपस में। ठीक है, तो ऐसे करके जब ये बहती है तो इसमें कई सारे बीच में गैप्स दिख रहे हैं, कई सारे आइलैंड बनते हैं ये छिछले शैलों के कारण। और इसी में एक प्रमुख आइलैंड है जो कि माजुली आइलैंड। कौन सा आइलैंड है? माजुली द्वीप। और माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। देखिए, द्वीप या टापू किसको बोलते हैं या आइलैंड किसको बोलते हैं? जिस भूमि के चारों ओर पानी भरा हो। इसके अगर चारों ओर पानी भरा है तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वीप हो जाएगा। क्लियर? तो वैसे ही माजुली आइलैंड है तो ये सबसे बड़ा कैसे हुआ? आइलैंड तो बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने बोला ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, अर्थात नदी के बीच बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? माजुली आइलैंड है। और भी आइलैंड बनते हैं जैसे कि इंडोनेशिया आइलैंड है, अंडमान निकोबार हमारे इंडिया में है आपका। ठीक है, कई सारे ऐसे आइलैंड है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया खुद एक आइलैंड भी है। तो ये सब आइलैंड बनते हैं समुद्र के अंदर। कहाँ बनते हैं? ये समुद्र में। लेकिन नदी के बीच इतना बड़ा बनने वाला आइलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा माजुली आइलैंड। यहां पर देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी जाती है। कितनी? लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी जाती है और बीच में एक बड़े टापू का निर्माण होता है, माजुली आइलैंड। यहीं पर एक फेमस उमानंदा द्वीप भी है जो कि सबसे छोटा आइलैंड कहा जाता है। और माजुली की बात करें तो माजुली विश्व का माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और साथ ही ये भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट भी है जो कि आइलैंड किसी आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। ऐसा पहला कौन सा है? माजुली आइलैंड। क्लियर? फिर इसमें कई सारे आइलैंड्स बनते हैं और इसमें सुबनसिरी, यहाँ देखें तो बूढ़ी दिहांग, ये कमला नदी, कामेंग नदी, धनसिरी नदी इसमें आके मिलती हैं, कोलांग नदी मिलती है, मानस नदी, संकोच नदी मिलती है, कपिली नदी मिलती है, कई सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। और ये सब की सब सहायक नदियाँ बड़ी सहायक नदियाँ हैं और ये नदियाँ स्वयं, क्योंकि ये सब ग्लेशियर से निकलती हैं, अर्थात हिमालय से ग्लेशियर इनका उद्गम है, ये अपने साथ अच्छी मात्रा में ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेके आती हैं, तो इससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बढ़ जाता है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी वर्षा के दिनों में कई तेजी से बाढ़ लेके आती है और कई नुकसान करती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में अभी भी ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी तबाही मचाती है जब ये वर्षा के दिनों में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अपने अपर्दन के लिए और अपने पानी की मात्रा के लिए जाना था, बाढ़ के लिए जाना जाता है। फिर नदी आगे की ओर बहती है असम के मैदान में। ठीक है, दो ही डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में बहती है भारत में, एक असम में और अरुणाचल प्रदेश में। जबकि इसकी सहायक नदियां तो कई स्टेट में है लेकिन मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ दो ही स्टेट में है, असम और अरुणाचल प्रदेश में। ये आगे की ओर बहती है और एक जगह पड़ती है यहाँ पर डुबरी। क्या पड़ता है? उसको डुबरी बोलते हैं। क्लियर? डुबरी नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अगेन एक टर्न लेती है साउथ की ओर। किस ओर? दक्षिण की ओर टर्न लेती है। यहां से अब शुरू हो गया ब्रह्मपुत्र और डुबरी से एक दक्षिण की ओर टर्न लेती है और एक गॉर्ज का निर्माण करते हुए प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। इसके इधर पे, इसके यहाँ पे, इसके साइड बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसमें जो तीस्ता नदी आके मिल जाती है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से। ठीक है, अब इसका ब्रह्मपुत्र नाम खत्म हो गया। जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तीस्ता से मिलने के बाद इसको जाना जाएगा जमुना नाम से और जमुना नाम से ही ये बांग्लादेश में बहती है
आगे की ओर पहुंचती है ढाका के निकट। कहां पहुंचती है? ढाका के निकट। अब यहीं पर एक छोटा सा इसको समझिए आप, गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा पश्चिम बंगाल में जाके 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। अभी ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़ दीजिए, पहले इसको समझिए गंगा को, फिर मैं वापस से लेके आऊंगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्लियर? ठीक है, ये आपका थोड़ा सा अलग टॉपिक है। तो बात करें गंगा नदी, भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, ये पश्चिम बंगाल जो अंतिम स्टेट में बहती है, यहां पर ये 2 भाग में बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में। क्लियर? एक इसका भाग, इसको बोलते हैं लोअर भगीरथी अर्थात निम्न भगीरथी, और दूसरी इसकी शाखा है आपका हुगली। मैं बात करूं तो ये जैसे ही वेस्ट बंगाल पहुंचती है गंगा, तो 2 शाखा, एक हुगली ये नीचे चली जाती है और भगीरथी नाम की शाखा चली जाती है बांग्लादेश। ठीक है, ये भगीरथी है और ये चलेगी बांग्लादेश। क्लियर? चलिए, तो यहां पर गंगा 2 शाखाओं में बढ़ गई, तो हुगली वाली शाखा कलकत्ता में जाके समुद्र में मिल जाती है, जबकि जो निम्न भगीरथी नाम की शाखा है वो प्रवेश करती है बांग्लादेश में। कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। अब यहां से बांग्लादेश शुरू हो गया पश्चिम बंगाल से। जब ये गंगा की भगीरथी शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। क्लियर? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कई सारी धाराओं में बढ़ती है। इसकी 2 प्रमुख धारा है, तो एक मधुमती नाम से चली जाती है नीचे की ओर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पद्मा को फोकस करेंगे। ठीक है, फिर ये पद्मा नाम से ये और आगे की ओर बहती है और पूरे बांग्लादेश में बहते हुए यहां पर गोवा लुंडो नाम का जगह है। क्या है? गोवा लुंडो नाम की जगह, जो कि है आपका ढाका के पास। ठीक है, तो गोवा लुंडो नाम की जगह पर ढाका के पास जाके पद्मा जो कि गंगा है, किससे जाके मिलती है? जमुना से। जो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दोनों ही नदियां ढाका के निकट गोवा लुंडो नामक स्थान पर मिलती हैं, और यहां से फिर जमुना नाम खत्म हो जाता है और आगे पद्मा नाम से ही बहती हैं। ठीक है, एक सीधी धारा में देखना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी धारा में पद्मा के नाम से बहती हैं। क्लियर? फिर ध्यान देना, जैसे ही ये आगे पद्मा नाम, देखिए यहां पर पद्मा नाम, पद्मा किसका नाम है? गंगा का नाम है, जबकि जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का नाम है। क्लियर? ये दोनों आके मिली, ठीक है, ढाका के निकट गोवा लुंडो पे, और यहां पर जमुना नाम खत्म हो गया, ये नाम यहां पर खत्म हो गया, आगे कौन सा नाम बचा? पद्मा नाम। और पद्मा नाम से ही ये आगे की ओर बहेंगी। ठीक है, पद्मा नाम से आगे की ओर बहती हैं, और यहां पर एक नदी आके मिलती है इनमें, मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी। एक्चुअल में मेघना नदी जो है ये बराक नदी है, मणिपुर में बहती है। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो भारत में बराक नदी है, जब ये पहुंचती है बांग्लादेश तो उसका नाम पड़ जाता है, जैसे ही नदी यहां पर खत्म हो गया भारत, बराक नदी जैसे ही बांग्लादेश प्रवेश करेगी, इसका नाम क्या पड़ जाता है? मेघना नदी। क्या नाम पड़ जाता है? मेघना। तो मेघना जब मिलती है किससे? पद्मा से। और पद्मा क्या है? दोनों की कंबाइंड शाखा है, तो जमुना और पद्मा की। तो मेघना नदी मिलती है और आगे फिर मेघना नाम से ही बहती है। तो इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी है? जमुना का भी, पद्मा का भी, मेघना का भी। और ये फिर तीनों की कंबाइंड शाखा यहां से आगे मेघना नाम से बहती है, और आगे जाके एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, भोला डिस्ट्रिक्ट, आइलैंड भी है, और भोला डिस्ट्रिक्ट के पास जाके ये नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती है। इनकी 2 बड़ी ब्रांच है, मेन स्ट्रीम है, एक वेस्टर्न स्ट्रीम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईशा नदी, और इसकी पूर्वी स्ट्रीम है बमिनी नदी। कौन सी? बमिनी स्ट्रीम। और ये ईशा स्ट्रीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ना, सुन लो आप। ये भोला डिस्ट्रिक्ट के पास जाके और डेल्टा का निर्माण करती है, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरी वृक्ष होने के कारण इसका नाम पड़ा है सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आपस जाके बंगाल की खाड़ी में किस नाम से समाप्त होती है? मेघना नाम से मिल जाती है। क्लियर? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो कि मेघना नदी से मिलके आगे मेघना नाम से ही आके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तो ये पूरी एक जर्नी रही किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। क्लियर है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर का कोर्स है, कहां इसका उद्गम है, कहां इसका समापन है, ये आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कुछ विशेषता की, ब्रह्मपुत्र नदी की विशेषता की। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल रिवर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से अधिक कंट्रीज में बहती है। बात करें तो ये तिब्बत में भी बहती है, ये भारत में भी बहती है, ये बांग्लादेश में भी बहती है, तो इंटरनेशनल रिवर है ब्रह्मपुत्र नदी। बात करें तो रिवर डिस्चार्ज के मामले में, रिवर डिस्चार्ज क्या होता है? नदी में वाटर कैरिंग कैपेसिटी, नदी में जो पानी की क्षमता होती है कि इस नदी में कितना पानी बन रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर 1 लीटर बॉटल में 1 लीटर, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर है। वैसे ही हर नदी की कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने आपको रिवर डिस्चार्ज पढ़ाया था, तो रिवर डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है?
अमेजन रिवर। तो वैसे ही बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो रिवर डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट नदी है। अच्छा, अर्थात ये टॉप 5 नदियों में आती है, इसमें सबसे ज्यादा पानी बहता है। क्लियर? तो रिवर डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड की 5वीं बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसको द प्यूरीफायर भी कहा जाता है। द प्यूरीफायर क्योंकि इसका साफ पानी है। क्लियर? पहाड़ों से बहती है इसलिए साफ पानी है और ज्यादा शहरों में नहीं बहती ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए इसको प्यूरीफायर रिवर भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और हम अगर इस पर चर्चा करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली बनता है। वो किससे बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। इसके किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं, जो पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो एक तो आपका डिब्रूगढ़ आपका असम में है। एक आपका गुवाहाटी, ठीक है, ये भी आपका असम में है, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़। और एक आपका धुबरी, जहां से ये टर्न लेती है, यहाँ धुबरी। तो धुबरी, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये मुख्य शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्लियर? इस पर एक ब्रिज भी बनाए हैं, बोगीबील ब्रिज। कौन सा ब्रिज? बोगीबील ब्रिज, जो कि भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है, जहां पर एक साथ, जैसे कि आपने नर्मदा पे देखा होगा बुधनी के पास, यहां पर एक साइड से ट्रेन जाती है, एक साइड से बसेस जाती हैं, आपका रोड ब्रिज है। तो वैसे पैरेलल 2 ब्रिज बने हैं। तो बोगीबील ब्रिज जो कि 2017-18 में बना था, ये भारत का सबसे लंबा और एशिया का 2nd लार्जेस्ट रेल रोड ब्रिज है। क्या बोलते हैं इसको? रेल रोड। यहाँ पर ट्रेन और बसें जो रोड एक साथ दोनों ब्रिज बने हुए हैं। तो बोगीबील पुल किस पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्लियर है? यहाँ पर फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, इसकी सहायक नदियां इसमें आप देख लिए हैं, इसके किनारे बसे शहर बता दिया मैंने आपको। इस पर एक पुल बना है, बोगीबील पुल। क्लियर? ब्रह्मपुत्र नदी के आप नाम देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी के अनेक नाम है। इसका उद्गम किस नाम से होता है? सांगपो नाम से होता है। तो तिब्बत में किस नाम से बहती है? सांगपो नाम से बहती है। बात करें ये भारत में किस नाम से एंटर करती है? सियांग या दिहांग नाम से एंटर करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बहती है? दिहांग नाम से। असम में किस नाम से बहती है? ब्रह्मपुत्र नाम से। बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती है? जमुना नाम से। पद्मा से मिलने के नाम बाद इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और आगे चल के क्या नाम है? मेघना नाम से समापन होता है। तो आप देख सकते हैं मेघना, जमुना, पद्मा, मेघना, जमुना, ब्रह्मपुत्र, दिहांग, सियांग, सांगपो और यारलुंग झांगपो, ये सब के सब किस नदी के नाम है? ये सब के सब ब्रह्मपुत्र नदी के नाम है। क्लियर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर ये सहायक नदियां भी हैं, ये इसके बारे में मैक्सिमम मैंने बता दिया है। क्लियर? अब हम इस पर चर्चा करेंगे इसकी सहायक नदियों की। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी सहायक नदियां। आई थिंक इसमें आपने सब समझ लिया है हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बात करें तो ये अब इस पर एक मंदिर भी है, कामाख्या देवी टेम्पल, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या देवी टेम्पल नॉर्थ ईस्ट में है आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही है। कामाख्या देवी मंदिर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, इसके नाम मैंने बता दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं सहायक नदियों की। देखिए, ऊपर की ओर बात करें तो जो ऊपर से जो नदियां आके मिली हैं सबकी सब इनका ओरिजिन क्या कहलाएगा? हिमालय कहलाएगा। और जो नीचे से नदियां हैं इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, अर्थात ये दाएं ओर से मिलने वाली नदियां और ये है बाएं ओर से मिलने वाली नदियां। क्लियर? वन बाय वन एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा इसमें कि किस नदी, इसमें नदी का मैं बताऊंगा ओरिजिन पर्टिकुलर और इसका समापन किस डिस्ट्रिक्ट में आके समाप्त हो रही है। आपको वो समापन ओरिजिन पर ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखना है कि ये सब ब्रह्मपुत्र में आके मिलती हैं। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखना है, मैं बताऊंगा जरूर आपको, लेकिन आपको उसको रिमाइंड नहीं करना, बस एक बार सुन लेना आप जब वीडियो देखेंगे। क्लियर? ओरिजिन में सिर्फ हिमालय लिखना है, आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओरिजिन समापन इतना याद रखना है कि सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। हाँ, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुबनसिरी नदी से। सुबनसिरी नदी की बात करें तो सुबनसिरी नदी का उद्गम होता है तिब्बत क्षेत्र से, होता है हिमालय के। हिमालय के किस क्षेत्र से होता है? तिब्बत क्षेत्र से सुबनसिरी नदी का उद्गम होता है और यहाँ से ये नदी अपने पूर्वी दिशा में बहती है और पूर्वी दिशा में बहती हुई यहाँ पर एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और दक्षिण में असम घाटी में बहते हुए ये आगे की ओर इसमें कमला नदी आके मिलती है और असम घाटी में बहते हुए ये आती है और लखीमपुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कौन सा? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। मैंने बताया जैसे कि आपको डिस्ट्रिक्ट और ओरिजिन कुछ भी याद नहीं रखना है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आके ये मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। और उसी के आसपास आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट और जोरहट डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही पड़ता है माजुली आइलैंड। क्लियर? और वहीं पर आके मिल जाती है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी की बात करें
तो इस पर एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है लोअर सुबनसिरी डैम, जो कि ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम क्या होते हैं? जिसमें पानी स्वतः ही ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाए, ठीक है, उसमें उसको पानी को ऊपर चढ़ाना ना पड़े, क्योंकि अब यहाँ पर पहाड़ों से तो नदी खुद ही नीचे की ओर आ रही है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। तो सुबनसिरी नदी पर लोअर सुबनसिरी डैम बना हुआ है, जो कि ग्रेविटी डैम है, ये इसकी विशेषता है। और एक और एक विशेषता है इसकी कि भारत में मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी नदी। लगभग 462 किलोमीटर लंबी नदी है, और भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सुबनसिरी। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? बस इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। इस पर डैम लोअर सुबनसिरी डैम है, सबसे भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है सुबनसिरी, और ये अधिकतर पहाड़ों में बहती है। क्लियर? ये सुबनसिरी यहाँ पर कंप्लीट। कमला कुछ नहीं पढ़ना है, कमला किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी की। बस इसके आगे हम बात करते हैं अब कामेंग नदी। कामेंग नदी की बात करें तो कामेंग नदी का उद्गम होता है गोरीचेन माउंटेन से। गोरीचेन माउंटेन से, जो कि आपका हिमालय में ही बसे हुए हैं, तो गोरीचेन माउंटेन से कामेंग नदी का उद्गम होता है, और ये नदी यहाँ पर तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में आके असम ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? तेजपुर डिस्ट्रिक्ट में आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और कामेंग नदी की बात करेंगे तो असम में बहती है कामेंग नदी, और पहले इसका नाम भरेली नदी भी था। क्या नाम था इसका? भरेली नदी के नाम से भी जाना जाता है। बस आपको इतना याद रखना है, जो कि कामेंग का ही दूसरा नाम है। दो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं मानस नदी की। मानस नदी की बात करें सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट क्या होता है? पूर्ववर्ती नदियां, अर्थात जो हिमालय के उद्गम से भी, हिमालय के बनने से भी पहले ये गोंडवाना लैंड की नदियां हैं, अर्थात ये बहुत पुरानी नदियां हैं। जब हिमालय बना था तो हिमालय के बनने से भी पहले ये नदियां यहाँ पर बहती थी इस क्षेत्र में। क्लियर? तो मानस आपका एंटीसीडेंट रिवर है। ये नदी हिमालय के तिब्बत क्षेत्र से निकलती है और ग्रेटर हिमालय में प्रवेश करती है। ग्रेटर हिमालय में जब प्रवेश करती है तो ये गॉर्ज का निर्माण करती है, और ये 3 धाराओं में बहती है, और गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये प्रवेश करती है फिर लेसर हिमालय में या लघु हिमालय में। लेसर हिमालय या लघु हिमालय में प्रवेश करते हुए मानस नदी अपने आगे की ओर बहती है, और ब्रह्मपुत्र में जोगी गोपा, क्या नाम है? जोगी गोपा नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। यहां पर जोगी गोपा है, नाम आपको याद नहीं रखना है। क्लियर? ग्रेटर हिमालय में प्रवेश करी, फिर लोअर हिमालय में, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर असम की घाटी में आके और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई, मैदानों में आके। मानस नदी की बात करें तो ये भूटान में बहने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर है। भूटान में 4 ही बड़े नदी सिस्टम है। एक आपका मानस रिवर सिस्टम, एक आपका टोरा रिवर सिस्टम, एक आपका रयाक रिवर सिस्टम, और एक आपका संकोच रिवर सिस्टम। तो उन 4 रिवर सिस्टम में, 4 नदी तंत्र में मानस एक इंपॉर्टेंट नदी तंत्र है। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? 3 धाराओं में बहती है, बड़ी नदी है, भूटान की प्रमुख नदी है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय मैदानों में आ गई, और फिर आपका जोगी गोपा में आके मिल गई, किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। चलिए अब बात करते हैं आगे की ओर संकोच नदी। संकोच नदी की बात करें तो संकोच नदी भी भूटान में बहती है। इसका उत्तरी भूटान से इसका उद्गम हुआ है। उत्तरी भूटान जो कि हिमालय में ही बसा हुआ है, उत्तरी भूटान हिमालय से इसका उद्गम होता है, और आगे की ओर बहते हुए और असम और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग ही असम है, यहीं पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर, यहाँ तक ऊपर सिक्किम है। तो असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए ये नदी जाके मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है? इसकी 2 सहायक नदियां हैं, मो चू और फो चू, वहां पर ऐसे नाम चलते हैं भूटान में। इसकी 2 सहायक नदियां हैं। उत्तरी भूटान से निकलकर ये जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है। ये चीज आपको याद रखना है, बस इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब बात करते हैं रायडैक नदी पर। ठीक है? रायडैक नदी की बात करें तो रायडैक नदी का उद्गम होता है आपका हिमालय के तिब्बत क्षेत्र से। हिमालय के तिब्बत क्षेत्र से उद्गम होता है, और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में बहती है। भारत के पश्चिम बंगाल के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जलपाईगुड़ी और आपका कूच बिहार। ठीक है? जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में बहती हुई ये नदी आगे की ओर प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जाके ये मिल जाती है किस नदी में? जमुना में। और जमुना कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है। तो रायडैक नदी जाके वहां पर एक कुमारगंज जो है, कुमारगंज में जाके मिल जाती है, किसमें? कुमारगंज में जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और रायडैक नदी को
बांग्लादेश में दूध कुमार नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? दूध कुमार नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर इतना? अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर दो बड़े इस पे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं रायडेक नदी पर या दूध कुमार नदी पर। एक है ताला रिवर प्रोजेक्ट और एक है चुखा। क्या नाम है इसका? ताला रिवर प्रोजेक्ट और एक है चुखा रिवर प्रोजेक्ट। चुखा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया एक बार, आप इसको ध्यान रखना। तो ताला एंड चुखा दोनों ही रिवर प्रोजेक्ट है। ताला है और ताले से 3 किलोमीटर ऊपर चुखे से 3 किलोमीटर ऊपर ताला रिवर प्रोजेक्ट है। ये दोनों ही रिवर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? रायडेक नदी पर। क्लियर? बांग्लादेश में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इसमें बंटवारा है इसका। क्लियर? रायडेक नदी पर ये दोनों, ताला एंड चुखा आपको याद रखना है। और दूध कुमार नदी के नाम से बहती है ये बांग्लादेश में रायडेक नदी। आगे की ओर बढ़ते हैं तो बात करते हैं तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी की बात करें तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है कि आपने लेक है सिक्किम में, चोलामू लेक। कौन सी लेक है? चोलामू लेक में पाई हुनरी ग्लेशियर है। पाई हुनरी ग्लेशियर जो कि चोलामू लेक सिक्किम में, कंचनजंगा जो पीक है, आपने नाम सुना होगा कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत पीक है, हाईएस्ट पीक K2 या गॉडविन ऑस्टिन के बाद। तो कंचनजंगा पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत के पास ही चोलामू झील है, वहां पर पाई हुनरी ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है और ये वहां से नीचे की ओर बहती है तीव्र प्रवाह से और दार्जिलिंग की घाटी में बहती हुई। कहां पर? दार्जिलिंग की घाटी में बहती हुई तीव्र गति से ये आगे की ओर आती है और आगे जाके ये प्रवेश कर जाती है यहाँ पर बांग्लादेश में। क्लियर? और बांग्लादेश में जाके ये यहाँ पे फूलचोरी नामक जगह है जो कि रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? रंगपुर। तो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के पास फूलचोरी जगह में जाके किसमें मिल जाती है? जमुना में, जो कि कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। क्लियर? तो तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से? इसका आपको उद्गम याद रखना किसका? तीस्ता का पूछा गया है, तो इसका उद्गम आपको आएगा चोलामू झील। चोलामू झील जो कि कंचनजंगा पर्वत पर है, वहां पर पाई हुनरी ग्लेशियर्स का उद्गम होता है और दार्जिलिंग की घाटी में तेज प्रवाह से बहते हुए आगे जाके बांग्लादेश में फूलचोरी नामक स्थान पर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। तीस्ता नदी की बात करें तो इस पर जलपाईगुड़ी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, वो तीस्ता नदी के किनारे है, जलपाईगुड़ी शहर। और कालिम्पोंग भी पश्चिम बंगाल में, ये आपका चाय उत्पादक क्षेत्र है। तो कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे हैं? तीस्ता नदी के किनारे हैं। क्लियर? चलिए, तीस्ता नदी के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बता दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो तीस्ता नदी की बात करें तो पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। किसकी? गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। और ये परंतु 1787 में एक बाढ़ आई और उस बाढ़ में इस नदी ने अपना पार्ट डाइवर्ट कर दिया और वर्तमान में किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की। जबकि 1787 से पहले किसकी सहायक नदी थी? ये गंगा की सहायक नदी थी। बात करें तो ब्रह्मपुत्र में पश्चिम से मिलने वाली आखिरी नदी कौन सी है? तीस्ता नदी है। क्लियर? ये आपका पश्चिम से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी तीस्ता नदी है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक और, तीस्ता नदी को लेकर भारत और इसके जल के बंटवारे को लेकर, जैसे कि हमने पढ़ा था सिंधु नदी जल विवाद, तो सिंधु रिवर डिस्प्यूट किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कब रिसॉल्व हुआ था? 1960 में। वैसे ही तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद रहा है काफ़ी लंबे समय से। तो 1983 में इसको लेकर एक ट्रीटी हुई, तीस्ता नदी रिवर ट्रीटी, जो कि भारत और बांग्लादेश में इसके नदी के पानी के बंटवारे को लेकर है, क्योंकि निकलती भारत से और जाती है बांग्लादेश में। तो 1983 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ कि इसका 39% पानी भारत के हिस्से में आएगा और 36% आएगा बांग्लादेश के हिस्से में, और शेष 25% इसको डिवाइड नहीं किया गया था। ठीक है, ये फिर विवाद कई होता रहा क्योंकि 25% पानी जो डिवाइड नहीं किया गया था 2015 में जाके फिर इसमें एक और इसमें 2011 में जाके एक बार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे इसमें एक बार फिर इसमें उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ। तो इसमें ये डिसाइड हुआ था कि 48% पानी बांग्लादेश को दिया जाएगा और शेष भारत रखेगा 52%। पर चूंकि ये पश्चिम बंगाल से बहती है तो ममता बनर्जी एग्री नहीं थी उस ट्रीटी पर साइन करने के लिए, तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। फिर नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे, जो आपके बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे इस पर सेटलमेंट हुआ है। ठीक है, शेख हसीना जी से बात हुई थी। तो तीस्ता नदी जो है ये आपका याद रखना है, ये जल विवाद किसके देशों के बीच में है? बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो 2015 में जाके इस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्लियर? चलिए, और इसके किनारे शहर कौन सा है? कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी।
अब बात करते हैं रिंगित नदी की। रिंगित नदी की बात करें तो रिंगित नदी डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्योंकि किसमें जाके मिलती है, तीस्ता नदी की। इसका उद्गम होता है वेस्टर्न सिक्किम डिस्ट्रिक्ट से, पश्चिमी सिक्किम डिस्ट्रिक्ट का उद्गम होता है हिमालय वाले क्षेत्र से, और तीस्ता में तीस्ता बाजार है, वहीं पर आके तीस्ता में आके मिल जाती है। रिंगित नदी की एक फेमस बात यह है, इसकी विशेषता यह है कि रिंगित नदी को, क्योंकि इसमें कई सारी शिप्रिकाएं क्या होती है, रैपिड्स, जो आपके मैंने बताया था ब्रेकर्स होते हैं ऐसे, तो नदी बहती है ना, रैपिड्स बनाती है। मैंने बताया था कि गंगा नदी ऋषिकेश में बनाती है, जहां पर रिवर राफ्टिंग होती है। तो पूरे वर्ल्ड में रिवर राफ्टिंग के लिए वन ऑफ द फेमस रिवर कौन सी है, रिंगित नदी। इसको वर्ल्ड में रिवर राफ्टिंग के लिए ही जाना जाता है, ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिंगित नदी को किस लिए जाना जाता है, रिवर राफ्टिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में। क्लियर। तो यहां पर मैंने आपको राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज बता दी हैं, रिंगित, तीस्ता, रायडेक, संकोच, मानस, कामेंग, कमला, सुबनसिरी। क्लियर, ये इस पर हमने बात कर ली है। चलिए अब हम आते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें दिबांग रिवर पर। किस पे, दिबांग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिहांग जो नदी है, दिहांग ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, जबकि दिबांग एक दूसरी नदी है। दिबांग नदी की बात करें तो इसका मिसमी हिल्स, कौन सी हिल्स, मिसमी हिल्स से इसका उद्गम होता है, और मिसमी हिल्स से इसका उद्गम होने के बाद ये नदी आगे की ओर बहती है, और आगे यहाँ पर ये आपका आगे की ओर बहती है, और सदिया, ठीक है, सदिया निजाम घाटी, और निजाम घाटी में प्रवेश करती है, और निजाम घाटी और सदिया के बीच ये तीव्र गति से बहती है, और आगे जाकर ये मिल जाती है लोहित नदी में। ठीक है, कई जगह बुक्स में आपको ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगा, एक्चुअल में ये ऐसा है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये दिबांग नदी है। तो दिबांग आती है और यहाँ से लोहित आती है। तो दिबांग दो शाखा में बढ़ती है, इसकी एक शाखा मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, और एक शाखा मिल जाती है इसकी लोहित में। ठीक है, ये लोहित में भी मिल गई, ये लोहित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दिबांग नदी किसमें, ब्रह्मपुत्र में मिल गई इसकी एक शाखा, और एक शाखा मिल गई इसकी लोहित नदी में। क्लियर। तो बुक्स में दोनों ही इसके फैक्ट मिलेंगे आपको, दिबांग एंड कि लोहित की भी सहायक नदी है और ये ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी है। क्लियर। चलिए, तो ये दिबांग नदी के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया कि ये इसका आगे आके मिलती है किसमें, ब्रह्मपुत्र, निजाम घाटी और आपका सदिया के बीच तीव्र गति से बहते हुए मिसमी हिल्स में इसका उद्गम है, और आगे मिल जाती है लोहित नदी में, ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र नदी में। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट से रिमेंबर करने वाला ये है कि दिबांग नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है। कौन सा, दिबांग नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है, उसको बोलते हैं सीसेरी रिवर ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, सीसेरी नदी भी बोला जाता है इसको, इसकी छोटी सहायक नदी है दिबांग की। तो सीसेरी रिवर ब्रिज उसका नाम दिया है, जो कि किस नदी पर बना है, दिबांग, लोअर दिबांग घाटी पर बना हुआ है, निचले दिबांग घाटी पर। उस रिवर कौन सा, सीसेरी रिवर ब्रिज, जिसको नाम दिया गया है NH13 है ये, कौन सा, NH13, और इसको नाम दिया गया है ट्रांस अरुणाचल प्रदेश हाईवे। क्या नाम दिया गया है, ट्रांस अरुणाचल प्रदेश हाईवे या सीसेरी रिवर ब्रिज किस नदी पर बना है, दिबांग नदी पर। ये आपका गौर करने वाला फैक्ट है, 2017 में इसका उद्घाटन हुआ है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट एक ब्रिज है। अब बात करते, ये दिबांग घाटी के बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, उद्गम आपका मिसमी हिल से, थोड़ा सा याद रख लेना, समापन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं लोहित नदी की। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। सबसे पहले तो बता दूं, लोहित इसकी एक बड़ी सहायक नदी है। चलिए, इसका उद्गम होता है आपका तिब्बत वाले क्षेत्र से। ठीक है, तिब्बत वाले क्षेत्र में बात करें तो चीन के तिब्बत से इसका उद्गम होता है। जहां से इसका उद्गम होता है उसको बोलते हैं जुआलछू श्रेणी। क्या बोलते हैं, जुआलछू बोलते हैं तिब्बत में, या इसको भारत में बोलते हैं कांगड़ी रेंज। क्या बोलते हैं, कांगड़ा घाटी अलग है हिमाचल प्रदेश में, ये कांगड़ी रेंज है। ठीक है, तो कांगड़ी सांगपो कांगड़ी रेंज है। तो कांगड़ी रेंज से इसका उद्गम होता है जुआलछू श्रेणी से, वहां पर एक केया पास है। क्या नाम है, केया पास, वहां से इसका उद्गम होता है, और ये नीचे तीव्र गति से नीचे की ओर बहती है और भारत में प्रवेश करती है। और मिसमी की पहाड़ी जहां से निकलती है, दिबांग नदी कहां से निकलती है, मिसमी हिल्स से। तो मिसमी हिल्स में ये बहती है, और आगे यहाँ पर एक गाज का निर्माण करते हुए ये तीव्र गति से बहती है, और किवीथू नामक स्थान पर बहती है। किस स्थान पर, किवीथू। किवीथू आपने नाम सुना होगा, भारत के जो 4 अंतिम बिंदु हैं, ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, यहाँ पर आपका सरक्रीक, यहाँ पर वालंगू है। कहां पर है, भारत का ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा है, वालंगू। तो वालंगू पर वहां पर स्थान है पर्टिकुलर किवीथू। तो भारत के सबसे जो कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का सबसे जो ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट है किवीथू, उसके निकट बहती हुई लोहित नदी आगे की ओर आती है, और यहां पर ये सदिया के निकट किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। एक बड़ी सहायक नदी है ये ब्रह्मपुत्र की, लोहित नदी, और सदिया के पास जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ये तो रहे इसका रिवर कोर्स।
अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि एक ब्रिज बना हुआ है लोहित नदी पर, 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, जिसका नाम है ढोला सदिया ब्रिज। क्या नाम है? ढोला सदिया ब्रिज। फेमस रिवर, आपने नाम सुना होगा। इस ब्रिज की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितना? 9.15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है। ये एग्जाम में कई बार आया भी है और स्टूडेंट गलत लगा के आते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र नदी लगा देते हैं। ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र आएगा, लोहित आएगा, दिबांग आएगा। क्या लगाना है आपको? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं बना है। किस पर बना है? ये लोहित नदी पर बना है, जो कि किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। उस ब्रिज का नाम बदल कर रख दिया गया है भूपेन हजारिका सेतु। क्या नाम रख दिया गया है? भूपेन हजारिका सेतु, जो कि एक भारत का सबसे लंबा पानी पर बना हुआ पुल है। 9.15 किलोमीटर और बीम ब्रिज है। क्लियर? ये चीज याद रखना है आपको। 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, ये याद रखना। लेकिन भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया ब्रिज किस पर बना है? लोहित नदी पर। ये दो टाउन को जोड़ता है, ढोला टाउन और एक सदिया टाउन। ठीक है, ढोला आपका असम में है और सदिया आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ढोला को जोड़ता है किससे? सदिया से। ठीक है, चलिए, फिर ये आपका लोहित नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं बूढ़ी दिहांग। किसकी? बूढ़ी दिहांग या बूढ़ी दिहिंग। बूढ़ी दिहांग या बूढ़ी दिहिंग की बात करें तो इसको दिहांग नदी भी, दिसांग नदी भी कहा जाता है। क्या नदी? दिसांग नदी। तो दिसांग नदी या बूढ़ी दिहिंग नदी एक ही है। बूढ़ी दिहांग या दिसांग नदी का उद्गम होता पटकई श्रेणी से। पटकई बूम एक पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय ही इसकी पेरेंट हिल्स है। तो नागालैंड के पास पटकई बूम हिल से इसका उद्गम होता है बूढ़ी दिहांग का या दिसांग नदी का। और ये नदी नागालैंड से बहती हुई कई आती है और लगभग जहाँ सुबनसिरी नदी मिलती है उसी की कन्फ्लुएंस के पास जाके मिल जाती है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। इस नदी की विशेषता ये है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोई नदी है जो सबसे अधिक अगर गोखुर जिले बनाती है तो वो कौन सी नदी है? बूढ़ी दिसांग। आप देख सकते हैं इसमें खुद कि ये कई सारे ऐसा झीलें टाइप की बन रही, कर्व ले रही हैं। इसमें मेंडर्स बहुत बनते हैं और इसमें कई सारी गोखुर झीलें बनती है। किसमें? बूढ़ी दिहांग या दिहिंग नदी में। क्लियर? ये कामरूप की घाटी में भी बहती है बूढ़ी दिहांग नदी, दिसांग नदी। क्लियर? ये गोखुर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है बस। और पटकई बूम श्रेणी से निकलती है। फिर बात करते हैं धनश्री नदी की। धनश्री नदी की बात करें तो ये लगभग 300 किलोमीटर लंबी बहती है धनश्री नदी भारत में। और ये आपका लुसाई श्रेणी के पास से इसका उद्गम होता है। लुसाई श्रेणी के पास से इसका उद्गम होता है और आगे जाके ये नदी मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एक पॉइंट है कि ये कपिली नदी और धनश्री नदी जो है एक पहाड़ियां हैं मिकिर हिल्स। कौन सी? मिकिर हिल्स। तो मिकिर हिल्स के दोनों ओर, जैसे कि मिकिर हिल्स के इसके दोनों ओर बहती है, इधर धनश्री, इधर बहती है कपिली नदी। और यहाँ पर है मेघालय का पठार। कौन सा? मेघालय का पठार। और ये है मिकिर हिल्स। तो आपका धनश्री नदी और कपिली नदी मिलकर मिकिर हिल्स को पूरा आइसोलेट कर लेती है। किससे? मेघालय के पठार से। तो मेघालय के पठार और मिकिर हिल्स के बीच में जो गैप है वो कौन बनाती है? एक आइसोलेट करती है धनश्री नदी और कपिली नदी। आपको याद रखना है बस। क्लियर? चलिए, फिर बात, और इसमें कई धनश्री नदी की विशेषता एक है, इसमें कई सारे जो है गड्ढे बनते हैं जो कि स्वाम्पी एरिया, स्वाम्पी मतलब आपका दलदली क्षेत्र बनते हैं। क्लियर? तो धनश्री नदी में कई जगह दलदली क्षेत्र बनते हैं, गड्ढे हैं, उनको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में असम में बिल। क्या बोलते हैं उसको? बिल बोलते हैं। जो कहाँ बनते हैं? धनश्री नदी पर दलदली क्षेत्र, ये कीचड़ भरे क्षेत्र। चलिए बात करते हैं फिर आगे कोलांग नदी की। तो कोलोंग नदी की बात करें तो ये नदी के ब्रह्मपुत्र नदी की ही डिस्ट्रीब्यूटरी भी है और ट्रिब्यूटरी भी है। अब ये कैसी बात हुई? देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी में से निकलती है, उसी में से निकली है यहां से और आगे जाके उसी में मिल गई। क्लियर? तो कोलोंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बस इतना ही इसको पढ़ना है। फिर बात करते हैं कपिली नदी की। कपिली नदी की बात करें तो कपिली नदी का ये उसका मेघालय के पठार से इसका उद्गम होता है और मेघालय के पठार से असम में बहती हुई ये जाके दक्षिण की ओर से मिलने वाली एक बड़ी नदी है कपिली नदी और जाके मिल जाती है किसमें? कोलोंग में और आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। क्लियर? कौन सी नदी? कपिली नदी। इसकी विशेषता ये है कपिली नदी की, तो इस पर एक प्रोजेक्ट बना है कपिली रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये कोपली रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो कोपली रिवर प्रोजेक्ट या कपिली रिवर प्रोजेक्ट एक डैम, एक प्रोजेक्ट है जो कि 1976 में बनाया गया था। तो नीपको, जैसे कि भारत, जैसे कि हमारे यहाँ चलता है मध्य क्षेत्र चलता है, कहीं पूर्वी क्षेत्र है, तो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं, वहाँ का जो प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट उसको बोलते हैं नीपको। तो नीपको द्वारा शुरू की गई पहली योजना थी कोपली रिवर प्रोजेक्ट।
ये कपिली रिवर प्रोजेक्ट जो किस पर बना है, कपिली नदी पर बना है 1976 में। ये आपको याद रखना है कि कोपली रिवर प्रोजेक्ट किस पर बना है, तो कोपली नदी, ये कपिली या कोपली दोनों नाम है इसके, क्लियर, इस पर बना हुआ है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए, और मेघालय के पठार में बहती है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ से हम मणिपुर नदी की। इरावती सहायक नदी नहीं है, ये म्यांमार में बहने वाली एक अलग नदी है इरावती। इसको सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि ये मणिपुर नदी से इसमें आके मर्ज होती है, क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं मणिपुर नदी की। मणिपुर नदी की बात करें तो मणिपुर नदी का उद्गम जो है, कई धाराओं में इसका उद्गम होता है मणिपुर नदी का, और 3 धाराओं, मुख्य धाराओं से निकलकर ये नदी मणिपुर के दक्षिणी भाग में लोकटक झील को अपवाहित करती है। लोकटक झील में जो पानी आता है वो किस नदी का आता है, मणिपुर नदी का आता है, और आगे की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर जाती है, और दक्षिण में जाके ये एक चिंदीवन, ठीक है, चिंदीवन घाटी है, क्या घाटी है, चिंदीवन घाटी, वहां पर नदी बहती है मीठा रिवर, कौन सी, मैठा, MYTH है, ठीक है। मणिपुर नदी दक्षिण की ओर जाती है और चिंदीवन घाटी में आगे जाके मैठा रिवर में मिल जाती है, और मैठा रिवर किसकी सहायक नदी है, इरावती में। कुल मतलब मणिपुर नदी का जो पानी है कहीं ना कहीं कहां पर जाता है, इरावती नदी पर, मैठा नदी से मिलकर, क्लियर। इसको बस इतना याद रखना है कि लोकटक झील में किस नदी का पानी आता है, तो मणिपुर नदी का पानी आता है, क्लियर। चलिए, फिर बात करते हैं कलादान रिवर की। ये इंपॉर्टेंट एक अभी आपका करंट इशू है, और ये आपका एक वर्तमान में चर्चित नदी है कलादान नदी। कलादान नदी की बात करें तो ये आपका मणिपुर के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है, मणिपुर मिजोरम में, ठीक है। तो मणिपुर के दक्षिण से निकलकर ये मिजोरम वाले भाग में प्रवाहित होती है, तो पूरे दक्षिण मिजोरम को प्रवाहित करती है, अपवाहित करती है, वहां से निकलती है और आगे की ओर बहती है, और मिजोरम के दक्षिण की ओर बहते हुए ये सिटवे एक पोर्ट है जो कि म्यांमार का पोर्ट है, तो सिटवे नामक बंदरगाह पर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी, कलादान रिवर, क्लियर। ये मिजोरम मणिपुर में बहते हुए मिजोरम के दक्षिणी भाग को अपवाहित करती है और आगे जाकर सितवे पोर्ट पे जाके मिल जाती है, किसमें, बंगाल की खाड़ी में, कलादान नदी। अच्छा, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कलादान रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। कलादान नदी को लेकर एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो जहां पे कलादान नदी का माउथ है, कौन से पोर्ट पर, सितवे पोर्ट पर। तो सितवे से लेकर भारत के पश्चिम बंगाल में जो पोर्ट है कलकत्ता बंदरगाह, तो कलकत्ता बंदरगाह से लेकर सितवे पोर्ट तक यहां पर एक रूट बनाया जा रहा है, सी रूट, कहां से, बंगाल की खाड़ी से लेकर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए कोलकाता पोर्ट से लेकर सितवे पोर्ट तक एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं कलादान मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। क्या है, कलादान मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। और ये आपका म्यांमार के सितवे पोर्ट को जोड़ेगा, किससे, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता पोर्ट को जोड़ेगा। तो इस तरीके से ये एक आपका गुड्स का ट्रैक ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा, एक सी रूट बन जाएगा। तो ये सी रूट किसके बीच में है, म्यांमार के सितवे पोर्ट से लेकर भारत के कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में, क्लियर। कलादान मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। चलिए, अब लास्ट रिवर के बारे में बात करेंगे जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बराक नदी के बारे में। किसके बारे में, बराक नदी के बारे में। बराक नदी की बात करें तो बराक नदी का उद्गम होता है आपका मणिपुर हिल से। मणिपुर हिल से निकलकर बराक नदी आगे की ओर जाती है और एक गाज का निर्माण करती है, और ये कछार वैली में, कछार वैली जो कि आपका असम में है, तो असम की कछार वैली में और सिलचर जो डिस्ट्रिक्ट है असम में, उसमें बहती है, गाज का निर्माण करती है, आगे की ओर बढ़ती है, और आगे जाकर ये कई सारे पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है, और कई सारी नदियां आके मेघालय के पठार से, त्रिपुरा से आके, त्रिपुरा हिल्स से, और मेघालय के पठार से कई सारी नदियां आके से मिलती है, और आगे जाकर एक एक जगह पड़ती है बदरापुर। क्या पड़ता है, बदरापुर। बदरापुर में बराक नदी 2 भाग में बढ़ जाती है। इसका ऊपरी भाग कहलाता, नॉर्थ भाग कहलाता सूरमा नदी, और इसका दक्षिणी भाग कहलाता कुशियारा नदी, क्लियर। जो सूरमा घाटी जो प्रसिद्ध है तेल उत्पादक क्षेत्र असम में, वो किस नदी के कारण नाम पड़ा उसका, सूरमा नदी के कारण, क्लियर। और ये सूरमा नदी कौन सी है, तो ये दोनों ही किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, बराक की। तो बराक बदरापुर डिस्ट्रिक्ट में जाके मिल जाती, बढ़ जाती है कुशियारा में और सूरमा नदी में। सूरमा आपका ऊपर मेघालय के पठार और असम में बहती है, जो कुशियारा नीचे की ओर बहती है, और दोनों ही आगे जाके किशोरगंज नामक जगह पर, कहां पर, किशोरगंज नामक जगह पर ये मिल जाती है, किसमें,
ये आपस में दोनों ही मिल जाती है। ये पहले दोनों अलग होती हैं बराक, और आपस में जाके बराक फिर मिल जाती है भैरव बाजार वहाँ पर एक किशोरगंज में, वहाँ पे जाके ये अगेन दोनों मिल जाती है और फिर ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो ये सुरमा और कुशियारा, जो कि किसका नाम है, बराक का, आगे जाके इसका बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती है, मेघना नाम से। क्लियर। और मेघना नाम से ये प्रवेश करती है और आगे जाके यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है चांदपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चांदपुर डिस्ट्रिक्ट के पास जाके पद्मा नदी में जाके मिल जाती है। और पद्मा कौन सी नदी है? पद्मा और जमुना का संयुक्त नाम है, दोनों का कंबाइंड नेम है। और वहां पर मेघना मिल जाती है चांदपुर डिस्ट्रिक्ट में पद्मा में, और आगे मेघना नाम से बहती है और बंगाल की खाड़ी में समापन हो जाता है इसका मेघना नाम से ही। क्लियर। ये बराक नदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, बराक नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बराक नदी को वर्ल्ड में अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसमें 2000 मछलियों की लगभग अलग अलग प्रजाति पाई जाती है। कितनी? 2000। ये सूसू डॉल्फिन और सियामीज क्रोकोडाइल, ये नाम उनका, सियामीज क्रोकोडाइल और सूसू डॉल्फिन, इस तरीके कई सारे ऐसे प्रजातियां हैं जो कि अपने आप में रेयर स्पीसीज हैं, जो कहाँ पाई जाती है? बराक नदी पर। क्लियर। ये अपने वेराइटीज, स्पीसीज की वेराइटीज के लिए फेमस है। कौन सी रिवर? बराक नदी। ये इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर। बराक नदी की। क्लियर दिख रहा है आपको ये। और इसी पर एक परियोजना बनी है, तिपाई मुख परियोजना। कौन सी परियोजना? तिपाई मुख परियोजना, जो कि बराक नदी पर है। और ये बांग्लादेश और भारत के बीच एक विवादित परियोजना है। तिपाई मुख परियोजना किस नदी पर? बराक नदी पर। क्लियर। तो बराक नदी दो भाग में बटी, सूरमा कुशियारा, आगे जाके मिली किस नाम से? मेघना नाम से प्रवेश करी बांग्लादेश में, और उसी नाम से ये अपवाहित हो गई। तो मेघना, पद्मा, जमुना का कंबाइंड पानी जाके मतलब बनाता है ये सुंदरबन डेल्टा। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां, इन सब के बारे में बता दिया है। आप चाहें तो एक बार में इसका सिंगल स्क्रीनशॉट लेके इसको आप प्रैक्टिस करके जरूर इसको पढ़ें। क्लियर। तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ओके, थैंक यू।